हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने हमारा फोर्थ चैप्टर जो था सिक्स क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम जो चैप्टर की बात करेंगे वो सिक्स्थ चैप्टर की बात करेंगे। तो देखो, सिक्स चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता वाला ये हमने कर लिया था। आज हम सिक्स चैप्टर की बात करेंगे। देखो क्या है सिक्स चैप्टर। तो ये सिक्स चैप्टर हमें बताता है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की, यानी कि जितना भी महापाषाण काल के बारे में था या फिर उसके बाद में क्या है महापाषाण के बारे में था, या महापाषाण काल के बारे में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने हमारे जो चार वेद थे उन चारों वेदों के बारे में डिस्कशन किया कि वेद किस प्रकार से और कैसे हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो हम राजा की और उनका राज्य कैसा होता था उस चीज की इस चैप्टर में बात करते हैं। तो जो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है उस स्टार्टिंग के पॉइंट में इसमें क्या बताया गया है। स्टार्टिंग के पॉइंट के अंदर बताया गया है कि कुछ लोग जो थे वो शासक कैसे बने थे, यानी कि आरंभ के अंदर जो कुछ लोग थे वो शासक बन गए थे और कुछ लोग जो थे उन्होंने आम लोगों की तरह जीवन जीना शुरू किया। तो ये कैसे हुआ था। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते ही आए हैं, लेकिन बहुत पहले आज हम मतदान करते हैं। लेकिन अगर पहले के टाइम की बात करें तो उस टाइम में शासक जो बनाए जाते थे या शासक चुने जाते थे, तो वो कैसे शासक बनाए जाते थे, कैसे उनको चुना जाता था, इसके बारे में बताया है कि यहाँ पर शायद क्या है राजा और रानी हुआ करते थे। ठीक है। लगभग क्या है 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ बताए क्या होता है। एक घोड़ा होता है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा जितने राज्यों में जाकर कवर करता है उतना ही जो राज्य होता है, उतने राज्य जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा था उस राजा के हिस्से में आ जाते हैं वो। और अगर कोई भी राजा होता है किसी भी राज्य का, उसे आपत्ति होती है, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, इस घोड़े को रोक लेता है। तो जिसके बाद में जिस राजा का वो घोड़ा था और जिस राजा ने इस घोड़े को रोका था, उन दोनों राजाओं को क्या है आपस में युद्ध करना पड़ता है। और जो राजा विजयी होता है बाद में वो राज्य उसी को ही दे दिया जाता है। इस युग को कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है इसे। देखो क्या है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उसके ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर में वह जो राजा होता था, यज्ञ के अवसर में वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। जो उसका सारथी होता था उसके बारे में बताया है। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी उसकी रानियां और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ में अन्य कई अनुष्ठान कराते थे। विष विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ये जो टॉपिक है देखो आगे, ये तो ये बताया गया कि उस टाइम में रोज लोग जो थे वो राजा कैसे थे। जैसे आज हम हमारे क्या है शासक को चुनते हैं, उस समय में चुने नहीं जाते थे। उस समय वो राजा रानी का ही शासन चला करता था।
उसके अंदर क्या है, आगे उनके जो बेटे होते थे वो राजकुमार बन जाते थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो क्या बन जाते थे, वो आगामी राजा घोषित कर दिए जाते थे। यानी कि राजा रानी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब जो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक बताया गया वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है, इसमें देखो वर्ण व्यवस्था से भी कई टॉपिक आ जाते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। तीर्घवेद के बाद में रचे होने के कारण जो ग्रंथ है उन्हें क्या नाम दिया गया है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ किन ग्रंथों को कहा गया है, तो जो ग्रंथ तीर्घवेद के बाद में लिखे गए थे उन ग्रंथों को क्या नाम दिया गया है, उत्तर वैदिक ग्रंथ का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को शामिल किया जाता है। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहा जाता है, पुरोहितों ने लोगों को 4 अलग अलग वर्णों के अंदर डिवाइड कर दिया था। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला था ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण को क्या काम दिया गया था, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करवाना। दूसरा जो स्थान था वो शासक को दिया गया था, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं। उसका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान जो है ये विश्य या वैश्य को दिया गया था, जिसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ का अधिकार रखते थे। वर्णों में अंतिम स्थान जो है वो किसे दिया गया था, शूद्रों को दिया गया था। इसका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को प्राय शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इससे ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर क्या है, काफी जो चीजें हैं सीट के अंदर काफी बार क्या है जो पॉइंट है वो पूछे गए हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निधान जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इसमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। यानी कि जो ये लोग थे ना, शूद्र जाति के जो लोग थे, ये ज्यादा अलग काम किया करते थे। इसलिए क्या था, इसके अंदर क्या है, जो लोग थे वो उनको मिलना या उनसे बात करना पवित्र माना करते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा सवै को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब जो इसके अंदर ये वर्ण व्यवस्था का ही टॉपिक है, इसके अंदर मतलब मैक्सिमम क्या है, कोई ना कोई जो टर्म है वो सीटेट के अंदर पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनपद को लेकर। तो जनपद का जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसके अंदर भी क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये जनपद वाला, कि जनपद क्या होते हैं। ठीक है, जनपद क्या होते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा जन के राजा न होकर जनपद के राजा बन गए थे। जनपद का शाब्दिक जो अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में हस्तिनापुर, एटा के पास में तरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे।
वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर मृतभांड कहा जाता है। जो क्या है, अलग अलग प्रकार के रंगे हुए थे ना, उन्हें कहा गया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया गया है, तो ये क्या है, ये हमें चित्रित धूसर मृतभांड देखने को मिलता है। ये कैसा था? जनपद के बाद में आता है महाजनपद। महाजनपद का समय कब से है, तो लगभग 2500 साल पहले की बात की गई है। कुछ जनपद जो थे वो महत्वपूर्ण ज्यादा हो गए थे, उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो उन्हें महाजनपद का नाम दिया गया है। उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो उन्हें महाजनपद का नाम दिया गया है। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियां थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों ओर से क्या है, लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा करने के लिए इन किलों का निर्माण करवाया था। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल और प्रभावी दीवार खड़ी करते थे। क्यों करते थे? ताकि वो अपनी क्या है, शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, ये इसके अंदर देख लेना, मैप के अंदर, मैप में क्या बताया गया, कुछ जो महत्वपूर्ण क्या है जनपद थे ना, उनके बारे में बताया गया, कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद थे। ठीक है, तो उन सभी के बारे में इसके अंदर बताया गया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद थे। जैसे अगर हम इसके अंदर देखें तो कौन कौन से है, इधर हमें क्या है, गांधार देखने को मिलता है, उज्जैनी देखने को मिलता है, हस्तिनापुर देखने को मिलता है, कुशंबी देखने को मिलता है, वैशाली है, मगध है। ठीक है, ये कुछ क्या है, इसके अंदर महत्वपूर्ण हमें क्या देखने को मिलते हैं, महाजनपद काल जो है उसके महत्वपूर्ण जो स्थान है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, वो नेक्स्ट आ जाता है ये कि वो मतलब चारों ओर जो सड़कें, दीवारें बना वगैरह बनाते थे, वो क्यों बनाते थे? वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाते थे, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उस किले के अंदर आने से डरे। ठीक है, जिससे उस राजा का भय लोगों के अंदर पैदा हो। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम करना होता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे भी इनके लिए अथक परिश्रम करते थे। इसके साथ ही संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। अब आप इसके अंदर ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो चुका है। कल से हम हमारा कर वाला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ये कुसुम्बी का एक किला है, उसकी दीवार दिखा रखी है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से ये व्यक्ति इतने ऊपर चढ़ के जाता है। जब कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे इतने ऊपर जाता था ना, फिर उसे जो ऊपर खड़े सैनिक होते थे वो देख लेते थे, वहीं पर उसको मार देते थे। यानी इन किलों को जो किलेबंदी की जाती थी, किले के चारों ओर दीवार निकालते थे, वो काफी मुश्किल होती थी उनको पार करना। और कुछ के अंदर तो भूल भुलैया मार्ग भी बनाए जाते थे, जिसके अंदर सिर्फ खास दरवाजे होते थे अंदर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। यानी कि किले के जो चार दीवारी होती थी वो क्यों होती थी? किलेबंदी सुरक्षा करने की दृष्टि से। आप कमेंट करके, ठीक है, कल हमने जो चैप्टर किया था उसमें हमने आहत सिक्कों को, आहत सिक्के क्या होते हैं, अगर हम, मैं बताऊं आहत सिक्के क्या होते हैं, इन्हें क्या होती है, कोई भी क्या है, जैसे हम कोई चोट करके, जब किसी चीज को घात करके उसके ऊपर चोट देकर धातु के ऊपर उस चीज को क्या है ठप्पा मारकर जब बनाया जाता है तो उसे आहत सिक्के बोलते हैं। और ये जो आहत सिक्के थे ये सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, सबसे प्राचीनतम। और ये सिक्के जब इनका डेवलपमेंट हुआ था तो ये मैक्सिमम लगातार 500 साल तक ये लगातार चले थे। और इसके अंदर किसका यूज किया जाता था? ये जो सिक्के होते थे या तो ये तांबे से बनाए जाते थे, तांबे के कंपैरिजन में, या फिर ये किसके बनाए जाते थे? चांदी के बनाए जाते थे। यानी कि या तो ये तांबे से बनाए जाते थे और या फिर ये किसके बनाए जाते थे? तांबे के बनाए जाते थे आहत सिक्के। सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। और सी टेट के अंदर ये आहत सिक्के का क्वेश्चन मैक्सिमम क्या है, पूछा ही पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है ये आहत सिक्के क्या होते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी जो टॉपिक है वो कल से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। तो जल्दी से
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी नई क्लास अपलोड की जा रही है उसका टाइम रहते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप साथ के साथ अपनी क्लास को देख सकें, साथ के साथ आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो। जल्दी ही हमारा हिस्ट्री का जब ये 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी उसके बाद में हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे। ठीक है, आप सभी के जितने भी कमेंट होंगे उन कमेंट को देखने के बाद एक मैराथन क्लास होगी। उस मैराथन क्लास में पूरी 6th क्लास की जो हिस्ट्री है वो हम कंप्लीट करेंगे क्विक रिवीजन के अंदर, ताकि जैसे 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 हमारे एग्जाम करीब आए तो हमें जो पहले वाली चीजें हैं वो हम भूल ना जाए, जो हमने कवर कर ली है, जो चीजें एक बार पढ़ रही हैं वो हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हाँ हमारा इतना सिलेबस कवर हो चुका है। और सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस है, आप ये मत सोचो कि एग्जाम फरवरी के अंदर है तो हमारा सिलेबस इजीली हो जाएगा, ये बात नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो एग्जाम का लेवल है वो चेंज होता रहा है। तो आप इस बात को छोड़कर अपनी तैयारी को अभी से शुरू करो तो ही आपका एग्जाम तक सिलेबस पूरा होगा। ओके, थैंक यू।